नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल तथागत एडुजोन पर। कल हमने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, उनकी शपथ और उनकी पदावधि के विषय में बात किया था। और आज हम देखेंगे कि सर्वोच्च न्यायालय का जो क्षेत्राधिकार है कितने प्रकार का है और किस तरीके से वो अपने कार्यों को प्रारूपित करता है। ठीक है, तो इस विषय में हम देखते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनको दिए जाने वाले वेतन भत्तों का प्रावधान अनुच्छेद 125 के तहत किया गया। ठीक है, तो अनुच्छेद 125 जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं उनके वेतन भत्तों की बात करता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को वेतन भत्ते, विशेषाधिकार जो हैं, अवकाश एवं पेंशन का निर्धारण समय समय पर संसद द्वारा किया जाएगा। तो अनुच्छेद 125 जो प्रावधान करता है कि जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं उनको मिलने वाले वेतन भत्ते, अवकाश, पेंशन आदि का निर्धारण कौन संसद समय समय पर करती रहेगी। वित्तीय आपातकाल में इसे कम भी किया जा सकता है। तो अनुच्छेद 360 के तहत जो वित्तीय आपातकाल का प्रावधान किया गया है उसके तहत जो न्यायाधीशों को मिलने वाले लाभ हैं उनको कम भी किया जा सकता है, ये चीज़ है। फिर 2018 में मुख्य न्यायाधीश का वेतन 1 लाख से बढ़ा करके 2,80,000 कर दिया गया है पर मंथ। फिर तथा अन्य न्यायाधीशों का वेतन 90,000 रुपये से बढ़ा करके 2.5 लाख रुपये पर मंथ कर दिया गया है। तो इस तरीके से 2,80,000 मुख्य न्यायाधीश जो भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं उनका हो गया है और 2.5 लाख हो गया जो अन्य न्यायाधीश हैं सर्वोच्च न्यायालय के। न्यायाधीशों की पेंशन जो होती है वो अंतिम माह की 50% होती है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो जितने भी अभी तक पदाधिकारी हमने पढ़े हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इनकी सबकी जो पेंशन है वो अंतिम माह की जो सैलरी होती है उसके आधी हो जाती है। ठीक है, फिर अनुच्छेद 126 कहता है कि कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जब होगी तो किन किन परिस्थितियों में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो होगी निम्न स्थितियों में की जा सकेगी। कौन कौन सी? तो मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो, मतलब मुख्य न्यायाधीश का अगर पद खाली हो, मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित हो, मतलब अपने पद पर कार्य ना कर रहा हो, मुख्य न्यायाधीश किन्हीं कारणों से कार्य करने में असमर्थ हो, मतलब कोई बीमारी हो या ऐसा कोई कारण हो जो असमर्थ हो, तो उन परिस्थितियों में जो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश है उसकी नियुक्ति की जा सकती है। उपयुक्त सभी आधारों पर भारत का राष्ट्रपति, तो कौन करेगा? भारत के राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के किसी अन्य न्यायाधीश में से किसी एक को कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर देंगे। तो इसमें कहा गया कि किसी अन्य को नहीं, जो सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश हैं, जो जैसे 34 हैं, 34 में से 33 हैं, 33 में से किसी एक को कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश बना दिया जाएगा राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, और वह न्यायाधीश अपने पद पर तब तक बना रहेगा जब तक मुख्य न्यायाधीश अपना पद ग्रहण नहीं कर लेते। तो जो वर्तमान मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो जैसे अपने पद पर आ जाएंगे, कार्यकारी जो मुख्य न्यायाधीश होगा वो अपना पद वहीं पर रोक देगा। ठीक है, अगला जो प्रावधान है अनुच्छेद 127 के तहत कहा गया है, इसमें तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात की गई। तदर्थ मतलब एडहॉक न्यायाधीश जो होते हैं, कुछ समय के लिए बाहरी न्यायाधीशों को बुला करके, यानी कि ये कब होता है? तो निम्न स्थितियों में सर्वोच्च न्यायालय में जो तदर्थ न्यायाधीश है उनकी नियुक्ति की जाती है। पहला कह रहा है कि किसी न्यायाधीश का पद रिक्त हो, मतलब 33 हैं, 33 में से इसका जो कोरम होता है 1/3, अगर वो नहीं पूरा हो रहा है तो कहा कि किसी न्यायाधीश का पद रिक्त हो। कोई न्यायाधीश कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश बन गया हो, तो 34 थे टोटल, 34 में से मुख्य न्यायाधीश नहीं थे, उनकी जगह पर कार्यकारी न्यायाधीश बन गया तो वो उसका पद खाली हो गया, उसके पद को भरने के लिए तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति होती है। कोई न्यायाधीश अनुपस्थित हो या कार्य करने में असमर्थ हो, तो 3 कंडीशन में तदर्थ यानी कि एडहॉक जो न्यायाधीश होता है उसकी नियुक्ति की जाती है। उपर्युक्त सभी परिस्थितियों में भारत का राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, यानी कि न्यायाधीश की योग्यता रखने वाले किसी व्यक्ति को तदर्थ न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर सकता है। तो जो राष्ट्रपति है वो सर्वोच्च न्यायालय में किसी व्यक्ति को नियुक्त कर सकते हैं, लेकिन उसकी कंडीशन क्या है कि न्यायालय का अधिक मतलब न्यायाधीश बनने की योग्यता उसको होनी चाहिए। और ऐसा न्यायाधीश अपने पद पर तब तक कार्य करेगा जब तक कि कोई स्थायी न्यायाधीश ना आ जाए, मतलब जिसकी एवज पर उसको तदर्थ बनाया गया है उसके जब से ही पद भर जाएगा तुरंत इसका पद रिक्त हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे जो प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 128 करता है कि सेवानिवृत्त न्यायाधीश की नियुक्ति। अब देखो, हमने कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश, तदर्थ न्यायाधीश, तो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की बात हुई थी और जो तदर्थ है वो अन्य न्यायाधीशों के बारे में बात हुई थी। अब कह रहे हैं जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश उनकी नियुक्ति किन परिस्थितियों में हो सकती है। तो जब सर्वोच्च न्यायालय में कार्यभार बढ़ जाता है, मतलब ये है कि न्यायाधीशों की संख्या कम है, काम ज़्यादा हो गया, तब क्या किया जाता है? न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकता है। तो उसमें से किसी जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश है उनमें से ही किसी को, जो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है, वो राष्ट्रपति की अनुमति लेकर के कार्यकारी न्यायाधीश मतलब सेवानिवृत्त जो न्यायाधीश होते हैं उनको नियुक्त कर सकता है। ठीक है, फिर सेवानिवृत्त न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों से लिए जाते हैं। तो हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों से जो कार्यकारी मतलब सेवानिवृत्त होते हैं उनको लिया जा सकता है। लेकिन उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश के लिए आवश्यक है कि वह सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। मतलब ये है कि अगर कोई हाईकोर्ट का सेवानिवृत्त न्यायाधीश है तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि वो हाईकोर्ट की जो मतलब सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनने की योग्यता है मिनिमम, हमने योग्यता के बारे में बात किया था पिछले लेक्चर में, अगर वो क्राइटेरिया फॉलो करता है तभी वो
सुप्रीम कोर्ट में जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश की नियुक्ति होती है उसके लिए योग्य होगा। ठीक है, ऐसे न्यायाधीश की संख्या जो होगी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो संख्या है उसमें नहीं जोड़ा जाएगा। मतलब ये है कि अभी सर्वोच्च न्यायालय के 34 न्यायाधीश है। ठीक है, और ये जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश नियुक्त किया जाएंगे इसको इसमें काउंट नहीं किया जाएगा, ये चीज़ कही गई, ये अलग से रहेंगे। ठीक है, फिर अगला कह रहा है कि और ऐसे न्यायाधीशों का वेतन वही होगा जो राष्ट्रपति निर्धारित करे। तो इनका वेतन भी राष्ट्रपति निर्धारित कर सकेगा, वो वेतन नहीं दिया जाएगा जो सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों को मिलता है। वो मिल भी सकता है लेकिन राष्ट्रपति इसको डिफाइन करेगा, ये चीज़ है। फिर आगे कहा गया है कि अनुच्छेद 129 है वो क्या प्रावधान करता है, यहाँ पर 129 होना चाहिए था, वो हट गया है। ठीक है, 129 अभिलेख न्यायालय की बात करता है। तो सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय का भी न्यायालय होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अभिलेख न्यायालय का तात्पर्य निम्न बातों से है। सर्वोच्च न्यायालय के सभी निर्णय को लिखित रूप में रखा जाएगा, मतलब जितने भी डिसीजन सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए जाएंगे उनको लिखित रूप में रखा जाएगा। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के अनुसार कार्य लेंगे। जो सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय होगा अधीनस्थ न्यायालय जो होंगे उसी निर्णय के अनुसार काम करेंगे। मतलब सर्वोच्च न्यायालय के जो डिसीजन होते हैं वो निचले जो कोर्ट हैं उनके लिए नज़ीर का काम करते हैं, मतलब तथ्य कह सकते हैं या साक्ष्य के रूप में पेश किए जाते हैं। अवमानना के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय दंड का प्रावधान कर सकता है। मगर अगर ऐसी कंडीशन आ जाए कि सर्वोच्च न्यायालय ने किसी मामले में कोई डिसीजन दिया था, ठीक है, उसकी अवहेलना करके कोई जो मतलब लोअर कोर्ट है वो क्या करे कि उसके खिलाफ अपना फैसला सुना दे, तो सर्वोच्च न्यायालय चाहे तो उसको अवमानना के लिए दंडित कर सकता है। या कोई ऐसा व्यक्ति है जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान नहीं कर रहा है या उसके अनुसार काम नहीं कर रहा है, तो भी उसके भी खिलाफ, जैसे हम देखते हैं कई जैसे पुलिस अधिकारी हैं वो अपनी मनमानी जब करने की कोशिश करते हैं तो उसमें सर्वोच्च न्यायालय उनको अवमानना के लिए भी दंडित कर सकता है। अभी पिछली बार कोरोना के टाइम हमने देखा था जो प्रशांत भूषण हैं उन पर सर्वोच्च न्यायालय ने अवमानना का केस लगाया था, तो उसमें आगे कोई प्रक्रिया ज़्यादा हुई नहीं थी, उनको सज़ा भी मतलब फाइन करीब 1 रुपये इस तरीके कुछ देने के लिए कहा गया था। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के पास अधिकार है कि वो अवमानना के लिए अपने क्या कर सकता है, तो किसी को सज़ा के लिए प्रावधान कर सकता है। ठीक है, फिर अनुच्छेद 130 जो कहता है सर्वोच्च न्यायालय का स्थान कहाँ होगा, तो सर्वोच्च न्यायालय का स्थान दिल्ली होगा और वहाँ भी हो सकता है जहाँ भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की अनुमति लेकर निर्धारित करे। तो अभी जो हम देखते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय कहाँ दिल्ली में स्थित है और भारत में और भी कहीं जहाँ भी हो सकता है। ऐसी कंडीशन में जब सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश है वो मुख्य न्यायाधीश वो राष्ट्रपति की अनुमति लेकर के वहाँ बैठक करने के लिए कहे। ठीक है, तो अब तक दिल्ली के अलावा श्रीनगर यानी कि जम्मू कश्मीर वाला, हैदराबाद में बैठक आयोजित की गई है। तो श्रीनगर और जम्मू मतलब हैदराबाद में 2 जगह दिल्ली के बाहर बैठक आयोजित की है कहीं सर्वोच्च न्यायालय की। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार कहाँ है, तो सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार 3 तरीके से डिफाइन किया गया है। पहला जो है वो है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। अनुच्छेद 131 के तहत प्रारंभिक क्षेत्राधिकार की बात की गई है। इसमें 2 तरीके का है, एकल क्षेत्राधिकार, समवर्ती क्षेत्राधिकार। समवर्ती तो इसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों को मिला है और एकल में सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का ही मतलब अधिकार क्षेत्र है। फिर दूसरा हो गया अपीली क्षेत्राधिकार, मतलब कोई अपील करके जब मामला सुप्रीम कोर्ट में ले जाता है तो उस तरीके का। इसमें दो तरीके के कई तरीके जैसे दिया गया संवैधानिक मामले, तो उस संवैधानिक मामलों में अपील की जा सकती है अनुच्छेद 132 के तहत, दीवानी मामले 133 के तहत, फौजदारी मामले जो होंगे 134 के तहत जाएंगे। फिर होती है विशेष अपील। विशेष अपील जो होता है अनुच्छेद 136 के तहत की जाती है सर्वोच्च न्यायालय में किसी मामले को लाने के लिए। तीसरा जो अधिकार दिया गया है वो है सलाहकारी भूमिका। अनुच्छेद 143 सर्वोच्च न्यायालय की सलाहकारी भूमिका की बात करता है, जिसमें वो सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति को सलाह देता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय की जो अनुच्छेद 143 है सलाहकारी शक्तियाँ हैं, तो इसमें किसको सलाह देता है, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए किसका प्रावधान किया गया, या अनुच्छेद 143 में क्या प्रावधान है। तो ये क्वेश्चन कई तरीके से कई बार पूछा गया है। फिर पहला है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। तो उसमें प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में हम पहले ही बात करते हैं एकल क्षेत्राधिकार की। इसमें केवल सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार होता है कि वह मतलब क्या करे, तो अन्य न्यायालय को नहीं है। मतलब यह है कि जो एकल न्यायाधिकार है, एकल मतलब सर्वे सर्वा जो अधिकार है वो किसको, सर्वोच्च न्यायालय को दिया गया, इसमें किसी अन्य न्यायालय का अधिकार नहीं। तो वो कौन कौन से मामले होंगे, जैसे कि संघ और राज्यों के बीच जो विवाद होते हैं, मतलब कि है हम देखते हैं कि भारत सरकार और जो राज्य सरकार के बीच विवाद होते हैं, कई तरीके के विवाद होते हैं उनके बीच में, खास करके प्रशासनिक कार्यों को लेकर, विधायी कार्यों को लेकर के, अन्य तरीके के हो सकते हैं। 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच में, 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच में कई तरीके के विवाद होते हैं, ज़मीन को ही लेकर के हो गया या और तरीके का विवाद हो गया। कोई ऐसा मसला था जो एक राज्य कह
कह रहा है कि हमारे अधिकार क्षेत्र में है, दूसरा कह रहा है हमारे, तो उस तरीके के जो मामले होते हैं वो भी सर्वोच्च न्यायालय के एकल क्षेत्राधिकार में आते हैं। फिर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित जो विवाद होते हैं, हमने जो पढ़ा था अनुच्छेद 71 में बताया था, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के जो निर्वाचन से संबंधित अगर कोई भी विवाद है तो उस पर डिसीजन कौन देगा? सर्वोच्च न्यायालय देगा, तो वो उसका एकल क्षेत्राधिकार है। फिर अपवाद भी कुछ रखे गए हैं, कौन कौन से? तो अंतर्राष्ट्रीय जो नदी है, यानी कि अनुच्छेद 262 के तहत अंतर्राज्यीय नदी जो जल विवाद आते हैं उनके मामले जो होंगे वो सुप्रीम कोर्ट की एकल क्षेत्राधिकार में नहीं आएंगे। ऐसे मामलों के लिए संसद क्या करेगी? तो कानून बनाकर प्रावधान कर सकती है, जैसे कि अनुच्छेद 262 के तहत क्या किया गया था? तो कावेरी वाटर डिस्ट्रीब्यूट, मतलब कावेरी जो जल विवाद प्राधिकरण बनाया गया था वो अनुच्छेद 262 के तहत बनाया गया था। ऐसे मामलों में सर्वोच्च न्यायालय में मामला नहीं जाता है। ये चीज़ कही गई कि केस लेकर के आप सर्वोच्च न्यायालय में नहीं जाएंगे जब इस तरीके के विवाद आएंगे जल क्षेत्र वाले, ठीक है। फिर दूसरे तरीके का है अनुच्छेद 280 के तहत जो सर्वोच्च मतलब वित्त आयोग के गठन की बात की गई है, तो अनुच्छेद 280 वित्त आयोग के गठन की बात करता है के अंतर्गत वित्त आयोग को सौंपे गए विषयों से संबंधित विवाद जो आते हैं, तो मतलब वित्त आयोग के जो कार्यों में है वो है कि धन के बंटवारे को राज्यों के बीच में और केंद्र राज्य के बीच में कैसे करना, उस पर सलाह देते हैं। तो कहा गया कि वो जो काम वित्त आयोग को सौंपे गए उनसे रिलेटेड अगर कोई मामला है तो इन विवादों का निपटारा वित्त आयोग स्वयं करता है, ना कि सर्वोच्च न्यायालय। तो क्योंकि वो काम वित्त आयोग का है, वित्त आयोग खुद करता है, सर्वोच्च न्यायालय उसमें इंटरफेयर नहीं करता है। यदि विवाद किसी ऐसी संधि या करार से उत्पन्न हुआ है जो संविधान लागू होने से पहले का है, मतलब ये है कि अगर कोई ऐसी संधि या करार लेकर के मतलब राष्ट्रीय स्तर पर हो या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो तो उसको लेकर के जब विवाद आया है और ऐसा विवाद संविधान यानी कि 26 जनवरी 1950 के पहले का है या 26 नवंबर 1950 का देखते हैं हम, तो उसके पहले का है, तो क्या कहते हैं ऐसे विवाद को अनुच्छेद 131 के तहत मूल क्षेत्राधिकार के तहत नहीं लाया जाएगा, मतलब एकल क्षेत्राधिकार के तहत सर्वोच्च न्यायालय में नहीं लाया जा सकता है। ये तो कंडीशन हो गई। फिर दूसरा जो तरीके का दिया गया था प्राथमिक क्षेत्राधिकार में वो था समवर्ती क्षेत्राधिकार। समवर्ती में क्या है कि इसका तात्पर्य है कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को समान अधिकार प्राप्त होते हैं, तो इसके तहत सर्वोच्च न्यायालय और जो उच्च न्यायालय होता है उन दोनों को समान अधिकार प्राप्त होते हैं। जैसे कि मूल अधिकार के हनन या उल्लंघन पर अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार प्राप्त है। हमने बताया था जब 5 प्रकार की ऋण जारी होती हैं, संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है अनुच्छेद 32 के तहत दिया गया था, तो उसके तहत सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त हुए, जबकि 226 के तहत उच्च न्यायालय में अपील कर सकते हैं उसी मामले को, मूल अधिकारों को लेकर के 226 के तहत जो उच्च न्यायालय है उसमें भी अपील की जा सकती है। तो समवर्ती अधिकार में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों को अधिकार प्राप्त हैं। अब दूसरे तरीके का जो मेन अधिकार है वो अपीली क्षेत्राधिकार। तो अपील मतलब कि सर्वोच्च न्यायालय में आप अपील के माध्यम से जा सकते हैं। ऐसी कौन कौन सी कंडीशन होंगी? तो पहला कह रहा है संवैधानिक मामले अनुच्छेद 132 के तहत आते हैं। तो इनमें क्या है कि जब संविधान की व्याख्या से संबंधित मामला किसी उच्च न्यायालय में आता है और उच्च न्यायालय अनुच्छेद 134(1) के तहत यह प्रमाणित कर दे कि यह संविधान की व्याख्या से संबंधित मामला है, तो इसमें अपील सर्वोच्च न्यायालय में की जाती है। अब ये कंडीशन आप समझिए, कई ऐसे मामले आए हैं जिसमें मामला हाई कोर्ट के पास आया और हाई कोर्ट ने फिर बाद में जाकर के वो मामला सुप्रीम कोर्ट के पास गया। तो उसमें क्या होता है कि ऐसा कोई मामला था जो संविधान की व्याख्या से संबंधित है। अब याद करिए सुप्रीम कोर्ट का जो जज होता है, नियुक्त होता है, वो शपथ कसी लेता है। जो सर्वोच्च न्यायालय है उसको संविधान का व्याख्याकार भी कहा जाता है। तो जब भी संविधान की व्याख्या से रिलेटेड कोई प्रश्न आएगा, व्याख्या का मतलब ये होगा कि संविधान के ऐसे गूढ़ विषयों से संबंधित प्रश्न आएगा जिनका स्पष्ट उल्लेख नहीं है, वहाँ पर से जो संविधान के उन गूढ़ या छिपे हुए अर्थों की व्याख्या करने का अधिकार किसके पास है? सर्वोच्च न्यायालय के पास है। तो उस तरीके के जब भी कोई मामला आएगा तो हाई कोर्ट वहाँ ये लिख करके देगा ये मामला संविधान की व्याख्या से रिलेटेड है, ये सर्वोच्च न्यायालय में जाएगा, तो फिर वो मामला सर्वोच्च न्यायालय के पास अपील के माध्यम से आ जाता है। तो पहली कंडीशन हो गई संवैधानिक मामलों के संबंध में अनुच्छेद 132 के तहत। दूसरा मामला आएगा दीवानी मामले अनुच्छेद 133 के तहत। तो इसमें कहा गया संविधान के प्रारंभ में 20,000 धनराशि के ऊपर के मामले की अपील सीधे सर्वोच्च न्यायालय में की जाती थी, लेकिन 30वें संविधान संशोधन द्वारा इस धनराशि की सीमा को समाप्त कर दिया गया। मतलब यह है कि अब दीवानी मामला कोई भी हो आप सर्वोच्च न्यायालय में लेके जा सकते हैं, लेकिन इसमें मतलब परंपरा का है या प्रावधान ये है कि पहले आपको जिला कोर्ट या फिर हाई कोर्ट, उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए। अगर आपको संतुष्टि नहीं हो रही है या फिर आपका सही न्याय नहीं मिल पा रहा है, तब ऐसी कंडीशन में सर्वोच्च न्यायालय जाना चाहिए। नहीं तो हर मामले को लेकर के सर्वोच्च न्यायालय में अगर सब लोग पहुँचेंगे तो सिर्फ 34 जज हैं, 34 जज में से फिर काम सोचो कितना बढ़ जाएगा, तो इसलिए कहा गया है। ठीक है, तो लेकिन आप लेकर के जा सकते हैं मामले को। अब दीवानी मामले में अपील सर्वोच्च न्यायालय में तभी की जाएगी जब उच्च न्यायालय अनुच्छेद 134(1) के तहत यह प्रमाणित कर देता है कि इसकी अपील सर्वोच्च न्यायालय में की जाए। मतलब यह है कि पहले आप हाई कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट में अगर हाई कोर्ट लिखित दे देता है कि इसकी अपील सर्वोच्च न्यायालय में की जाए, तभी इस मामले को आप सर्वोच्च न्यायालय में लेकर के जा सकते हैं। ठीक है, तो पहले था कि सीधे लेकर चले जाते, तो अब सीधे कुछ मामलों को लेकर नहीं जाया जाएगा जब तक हाई कोर्ट नहीं कहता। फिर अगला है
उच्च न्यायालय के एकल खंडपीठ के निर्णय के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में अपील नहीं की जाएगी, बल्कि उसी न्यायालय के डबल बेंच में चुनौती दी जाएगी। मतलब यह कि मान लो अगर किसी जो उच्च न्यायालय था, ठीक है, उसके खंडपीठ ने किसी डिसीजन को कोई डिसीजन दिया, अब उस मामले को लेकर के मतलब एकल बेंच का जब मामला होगा तो उसके मामले को लेकर के आप सुप्रीम कोर्ट में सीधे नहीं जाएंगे, उसके मामले को डबल बेंच पे चुनौती दी जाएगी। मतलब जैसे होता है कि मान लो हाई कोर्ट में भी कई जज होते हैं, तो उसमें एक बेंच में मान लो 10 जज थे, ठीक है, 10 जज ने जो फैसला दिया उस फैसले के खिलाफ आप उसी हाई कोर्ट में जो डबल बेंच होती है, यानी कि 20 जजों की जो बेंच होती, उसमें देकर जा करके आप उसको अपील कर सकते हैं। हाँ, सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने की ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ यहाँ समझाई गई है। फौजदारी मामले तो हमने दिवाली मामले देखे, दिवाली के बाद अब कौन से हैं, फौजदारी मामले। तो फौजदारी मामलों कह रहा है इसमें 2 तरीके से अपील की जाती है, हाई कोर्ट के बिना प्रमाण पत्र से, हाई कोर्ट के प्रमाण पत्र से। तो इसमें 2 कंडीशन हमने बताया अभी, जो 132 पढ़ रहे थे उसमें देख रहे थे कि हाई कोर्ट के प्रमाण से दिया जाता है, अब ये बिना प्रमाण के और प्रमाण से दोनों तरीके से है। तो उच्च न्यायालय के बिना प्रमाण पत्र से कौन सा है, किसी अभियुक्त को अधीनस्थ न्यायालय ने दोषमुक्त कर दिया हो और इसके निर्णय के खिलाफ उच्च न्यायालय ने उसे मृत्युदंड की सज़ा दे दी हो। मतलब यह कि जैसे मान लो डिस्ट्रिक्ट जज था, यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट था, वहाँ क्या है कि किसी व्यक्ति को दोषमुक्त करार दे दिया, लेकिन उसी मामले की जब सुनवाई हाई कोर्ट में हुई, हाई कोर्ट ने उसको फांसी की सज़ा दे दी, या मतलब इतना कठिन दंड दे दिया कि वो मतलब जो निचला कोर्ट था उसके फैसले से और हाई कोर्ट के फैसले में बहुत अंतर हो जाए, तो ऐसे मामलों की अपील बिना अपील के ही सर्वोच्च न्यायालय के पास मामला पहुंच जाएगा। एक तो कंडीशन ये हो गई। फिर अगली हम देख रहे हैं कंडीशन क्या है, किसी मामले को उच्च न्यायालय, यानी कि किसी मामले को उच्च न्यायालय जो होगा अधीनस्थ न्यायालय से अपने पास मंगा लेता है। मतलब अधीनस्थ न्यायालय के पास मामला था, हाई कोर्ट ने अपने पास मंगा लिया और उसमें उस व्यक्ति को सज़ा का प्रावधान कर दे। तो ऐसे मामला है कि मतलब किसी सर्वोच्च हाई कोर्ट के पास मामला था, हाई कोर्ट ने किसी अधीनस्थ न्यायालय से अपने पास मामला मंगाया था, मामला में हुआ क्या कि उसमें हाई कोर्ट ने सज़ा दे दी उस व्यक्ति को। ऐसे मामलों क्या किया जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय अपने पास बुला सकता है। तो ये तो होगा बिना अपील के, ठीक है, उसमें हाई कोर्ट के वकील अपील की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर इसमें कह रहा है कि उच्च न्यायालय के प्रमाण पत्र से, अब इसमें उच्च न्यायालय जब कहेगा तभी ऐसे मामले सर्वोच्च न्यायालय के पास जाएंगे। जैसे कि उच्च न्यायालय अनुच्छेद 134A के तहत यह प्रमाणित कर देता है कि इस फौजदारी मामले की अपील सर्वोच्च न्यायालय में की जाए तो ऐसा मामला सर्वोच्च न्यायालय में ले जाया जा सकता है। इस तरीके का प्रावधान किया गया कि अनुच्छेद 134A के तहत अगर जो हाई कोर्ट है वो ये कह देता है कि ये इस मामले को आप सुप्रीम कोर्ट में लेकर जाइए, तब उस मामले को सुप्रीम कोर्ट में लेकर के जाया जा सकता है। ये तो कंडीशन हो गया अपीली क्षेत्राधिकार की। अब इसमें अनुच्छेद 136 कहता है कि विशेष अपील द्वारा, तो विशेष अपील किन किन परिस्थितियों में दी जाएगी, ये हम देखते हैं कि विशेष अपील 3 प्रकार से की जाती है। सभी अधिकरणों के निर्णयों के खिलाफ, अधिकरण मतलब होते हैं कि अर्ध न्यायिक संस्थाएं होती हैं, इनको जो न्यायिक कार्यभार है उसको कम करने के लिए, मतलब सर्वोच्च न्यायालय हाई कोर्ट की जो मतलब बर्डन है उसको कम करने के लिए बनाया जाता है। जैसे कि कैट, यानी कि इसको बोलते हैं सेंट्रल अपीलेट ट्रिब्यूनल, ये सेट जो है स्टेट अपीलेट ट्रिब्यूनल। तो राज्य जो न्यायाधिकरण प्राधिकरण है और न्यायिक प्राधिकरण है, और उसके बाद में जो केंद्रीय न्यायिक प्राधिकरण है, इस तरीके के जो अधिकरण हैं अपना जब फैसला देते हैं तो उनके फैसलों के खिलाफ सीधे आप हाई कोर्ट में न जाकर के कहाँ जाएंगे, सर्वोच्च न्यायालय में लेकर के अपील की जा सकती है, क्योंकि इनको जो अधिकार दिए गए वो कुछ कुछ हाई कोर्ट के तरीके के दिए गए हैं। इस वजह से इनके जो डिसीजन होते हैं उनके खिलाफ आप सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकते हैं, ये चीज़ कही गई है, ठीक है। फिर आगे बात की जा रही, वे मामले जो संवैधानिक मामले ना हो, मतलब ऐसे मामले जो संवैधानिक मामले ना हो, दीवानी फौजदारी मामले ना हो, तो ऐसे मामलों के लिए सर्वोच्च न्यायालय में विशेष अपील की जा सकती है। मतलब ना ही वो दीवानी है, ना ही फौजदारी, ना ही संवैधानिक मामले, अन्य तरीके के भी कई केसेस होते हैं, उन मामलों में सीधे अपील सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है, ठीक है। फिर क्या, संवैधानिक, दीवानी और फौजदारी तीनों में सर्वोच्च न्यायालय के अंतिम निर्णय में अपील की जा सकती है। इसमें कहा गया है कि अंतिम निर्णय मतलब कि सर्वोच्च न्यायालय ने कोई निर्णय दिया, ठीक है, उस मामले में वो व्यक्ति को लग रहा है कि हम मतलब दोषी नहीं थे, हमको दोषी ठहरा दिया गया, अब वो क्या करेगा, अन्य तरीके की अपील करेगा, उसको क्यूरेटिव पिटीशन है, अपीली क्षेत्राधिकार उसको बोलते हैं, लेकिन वो बाद में हम लोग याचिका, जो सर्वोच्च न्यायालय की में याचिका दायर की जाती है उसको क्यूरेटिव पिटीशन भी बोलते हैं। तो उस तरीके की जो पिटीशन आएंगी वो बाद में हम अभी आगे चल करके अगले आने वाले लेक्चर में देखेंगे। तो इस तरीके के मामले जो होते हैं उसमें आप अपील कर सकते हैं सर्वोच्च न्यायालय में, ठीक है। आगे जो बात की गई, अब लेक्चर खत्म हो रहा है। फिर बाकी के जो अधिकार हैं इसमें सलाहकारी अधिकार हम देख रहे हैं, जो संविधान यानी कि सर्वोच्च न्यायालय को जो सलाहकारी शक्तियाँ दी गई वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे। तो आज का लेक्चर यहीं तक था। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।